जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं श्रवण दुबे। आज का एपिसोड एक ऐसी घटना के बारे में जिसका फैसला 3 दिन पहले आ चुका है, आप सबको जानकारी है, किंतु विषय है इतना गंभीर कि इसको बार बार कहा जाए, बार बार समझा जाए, यही हम सबके लिए बेहतर है। आत्मसात किया जाए इस घटना को, इस घटनाक्रम को, कैसे हुआ ये सब इस देश में। साल 2008 की घटना है, मालेगांव बम ब्लास्ट। सब जानते हैं अब इस बारे में कि मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था 2008 में, 6 लोग मारे गए थे। हालांकि वो दौर था जो 2004 से 14 तक का, उसमें बम ब्लास्ट कोई एक बड़ी घटना नहीं थी, आम थी, कई जगह लगातार होता रहा था। मैं नाम नहीं लूंगा अब, क्योंकि दर्जनों से ज्यादा है, लगभग 16-17 ऐसी जघन्य बम ब्लास्ट की घटनाएं हैं जिसका जिक्र अगर मैं करूं तो घंटों लग जाएगा। वैसे ही एक घटना था मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था और उसका जिम्मा छानबीन का, इन्वेस्टिगेशन का वो दिया गया था मुंबई एटीएस को। और एटीएस ने अपने छानबीन के दौरान अपने आकाओं से जो निर्देश लिया और उसके हिसाब से जो छानबीन आगे चला, और कई साल तक कुछ लोगों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हुई, और किस नाम पे हुई, ये घटनाक्रम है। और इसी के बारे में आपको एक बार और याद दिलाता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि आप इस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं, बट फिर भी मैं झकझोरना चाहता हूं आपके हृदय को। लोग जो इस देश में नैरेटिव चला रहे थे उस जमाने में फेक, और आज भी बाज नहीं आ रहे हैं, आज भी वही नैरेटिव चल रहा है। आज भी वो कह रहे हैं कि इंडियाज इकोनॉमी इज एट जीरो, इंडिया इज रनिंग विथ अ जीरो इकोनॉमी। थ्योरी कौन दे रहा है? वो अमेरिका, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट 1.2 है, 1.4 है, वो उस इंडिया के खिलाफ बोल रहा है जिसका जीडीपी ग्रोथ आज 6.4 है। और ये आंकड़ा मेरा, आपका, किसी और का नहीं है। ये आंकड़ा जनरेट करने का एक बकायदा अच्छा खासा मैकेनिज्म है, एंड दैट मैकेनिज्म सेज दैट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो मैं नैरेटिव के बारे में बात कर रहा था। हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी, भगवा आतंकवाद की थ्योरी इस तरह से गढ़ी गई, और उस थ्योरी में ये बम ब्लास्ट वाली घटना का सहारा लिया गया। आप जानते हैं रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय साहब रिटायर्ड हैं, उन्हें फंसाने का हर यत्न किया गया। आप समझें, आप अंदर तक सिहरन महसूस करेंगे। जो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हु हैज मेड अ सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, उसके सामने कहा गया तुम्हारी बीबी का रेप करेंगे, तुम्हारी बेटी को नंगा घुमाएंगे, तुम्हारे बेटे का जबड़ा तोड़ देंगे। ये किसी अपराधी ने नहीं कहा, किसी अपराधी को नहीं कहा, ये एटीएस का एक ऑफिसर कहता है, भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को। और उपाध्याय साहब असहाय, कई बार इनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। इस तरह की इनका जो हाउस ऑनर था, जहां पे ये किराए में रहते थे ये पूरे परिवार, उसको कहा गया कि तुम एक उग्रवादी को घर दिए हुए हो, तुमको भी टांग देंगे। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये होता है कि वो हाउस ओनर मेजर रमेश उपाध्याय को पूरे परिवार सहित घर से बाहर निकालकर फेंक देता है। ये किसके साथ होता है? एक आर्मी ऑफिसर के साथ, द मैन हु हैज मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। क्यों होता है? क्योंकि भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी गढ़नी थी। सरकार को, तत्कालीन सरकार को बदनाम करना था, हिंदुइज्म को।
हिंदू आतंकवादी होते हैं, यह साबित करना था। उस कड़ी में और भी आप नाम जानते हैं। उस कड़ी में आपने नाम सुना होगा साध्वी का, कर्नल साहब का। प्रज्ञा सिंह को कितना टॉर्चर नहीं किया गया, जब वो बोलती थी तो उनकी आंख में आंसू आ जाता था। कर्नल पुरोहित को, कर्नल श्रीकांत पुरोहित को तो यह तक कह दिया गया कि इस आदमी ने आर्मी के आर्मरी से डेटोनेटर चुराया और वो डेटोनेटर इस्तेमाल हुआ बम ब्लास्ट में। एंड व्हेन द केस गॉट ओपन्ड, आर्मी के ऑफिसर्स ने ओपनली आके साफ साफ कहा कि इस तरह का डेटोनेटर हम कभी इस्तेमाल किए नहीं, हमारे यहां इस्तेमाल होता नहीं, हमारी आर्मरी से कभी गया नहीं। बावजूद इसके दशकों चले गए कर्नल पुरोहित को अपनी बेगुनाही साबित करने में। दशकों चले गए, 2008 और 2025, आप समझिए 8 से लेके 25 तक 17 साल निकल गए मेजर उपाध्याय को यह बताने में कि मैं बेगुनाह हूं। यह उनके साथ हो सकता है जो आर्मी के सर्विंग ऑफिसर हैं, जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो आप समझिए कि आम लोगों का उस दौर में क्या होता होगा, उस सरकार में। सरकार ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे नहीं लग रहा है कि देयर इज अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दिस। आप सब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो अब जब एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, और कई बार तो एटीएस ने मेजर रमेश उपाध्याय को यह तक कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको हम बरी करा देंगे, और उनको झांसे में लेकर उनको मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल प्रहार किया उनके ऊपर तोड़ने का, और उनसे कुछ ऐसा भी कहवा लिया जो घटना कभी हुआ ही नहीं था। अब जब आदमी की बेटी फंसी होती है, बेटा फंसा होता है, पत्नी फंसी होती है, तो क्या क्या प्रेशर होता है और उस प्रेशर में आदमी कितना टूट सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मेजर रमेश उपाध्याय का टूट जाना उस समय। और अब जबकि फैसला आ गया है, क्लियर हो गया है, मेजर रमेश उपाध्याय बाइज्जत बरी हो गए हैं, कर्नल पुरोहित बाइज्जत बरी हो गए हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बाइज्जत बरी हो गई है। लेकिन जो लोगों ने ये कुकृत्य किया इनको फंसाने का, इस देश में भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव गढ़ने का, हिंदू आतंकवादी होते हैं ये नैरेटिव गढ़ने का, उनका क्या? तो अगर उनको जब तक कोई सजा नहीं मिलती, क्या ये न्याय पूरा कहा जाएगा? आई डू फर्मली बिलीव नहीं, ये न्याय अधूरा है। ये न्याय तब तक अधूरा है जब तक उन सारे गुनाहगारों के गुनाह सामने न लाए जाएं जिन्होंने ये साबित करने की भरपूर कोशिश की कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवादी होते हैं, हिंदुओं ने मालेगांव में बम ब्लास्ट कराया। तो साथियों, जब जब सत्ता में ऐसे मदांध लोग आ जाएं, तब तब हम सब देशवासियों का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को सत्ता के गलियारों से खींचकर बाहर लाकर फेंकें और कभी उधर आने का रास्ता न दें इनको। ये बात आज की नहीं है, ये बात आगे भी चलती रहेगी। कुछ लोग जो हिंदू के सहिष्णुता का बेजा फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये मैं आज का एपिसोड बनाया उनको एक्सपोज करने के लिए। हालांकि वो एक्सपोज्ड हैं, लेकिन आज भी लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। किस लाभ में? छोटा मोटा व्यक्तिगत लाभ हो जाए, देश हित तो हो नहीं सकता। देश हित में उग्रवादी को उग्रवादी कहें, जबरदस्ती भगवा आतंकवाद। उस समय एक और बात थी कि आरएसएस और वीएचपी के कई लोगों को फंसाने की भी चाल थी। तो साथियों, सतर्क रहें और फीडबैक दें, मुझे बताएं कि ये चीज बंद होनी चाहिए और
बंद होने में हम कितना योगदान दे सकते हैं, ताकि बाद में किसी की ये हिम्मत न हो सके कि गर्दन उठा के बोल दे कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। आज भी पार्लियामेंट का ये जब सेशन चल रहा है तो कुछ लोगों को ये तकलीफ था कहने में कि 26 हिंदू मारे गए, जबकि सच्चाई ये है कि धर्म पूछा गया, उनका चेक किया गया, उनके क्रेडेंशियल्स, एंड देन दे हैव बीन शूटेड फ्रॉम द पॉइंट ब्लैंक रेंज। तो इसके खिलाफ कोई बाहर का आदमी आके नहीं बोलेगा। वी द पीपुल, वी द इंडियंस हैव टू स्पीक। फ्रेंड्स, स्पीक आउट। धन्यवाद। जरूर सोचिए इस बात को, कई बार सोचिए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, आपका जितना पहुंच है उन्हें मत छोड़िए। दे मस्ट बी पनिश्ड, दे मस्ट बी पनिश्ड सोशियली, दे मस्ट बी पनिश्ड by all counts, whatever you can legally, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऐसे लोग पनिश किए जाने चाहिए, क्योंकि न्याय अधूरा है। न्याय तब तक पूरा नहीं होगा जो लोग इस नैरेटिव को गढ़ने का कोशिश कर रहे थे वो लोग पनिश नहीं होंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, प्रणाम।